हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो की शुरुआत हम लोग करेंगे। ज्योग्राफी हम लोग मैपिंग और फिगर की मदद से पढ़ेंगे। आप खुद देखेंगे, रियलाइज करेंगे कि कितना ईजिली जो है हम लोगों के माइंड में पूरा ज्योग्राफी बैठ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ही लाइक कर दीजिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, और ये भी मैं बता दूं, रेलवे में आए हुए सारे प्रश्न हैं ये। ठीक है, आपको यहाँ मिल जाएगा कौन सा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे ये जो क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 यानी मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, 2022 में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर कितने थे। यानी ऐसे शहरों के बारे में पूछ रहा है जिसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या रही हो। तो कितना हो जाएगा? 53। ठीक है, 53 हो जाएगा, 53। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, नील नदी को किस देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, कहा जाता था। ठीक है, नील नदी को किस देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता था। ठीक है, तो अब देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिस्र। मिस्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे मिस्र का लोकेशन कहाँ पर है। ठीक है, लोकेशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये है आपका, ये आपका है अफ्रीका महाद्वीप, और अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पर देखिएगा ये है इजिप्ट, मिस्र। ठीक है, आप लोग जानते होंगे मिस्र के पिरामिड बहुत फेमस हैं। ठीक है, तो ये जो नील नदी है ये मिस्र से होकर गुजरती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी, ठीक है, कहा जाता है। अब बात किया जाए नील नदी के बारे में, तो ये दुनिया की, ये जो आपको नदी दिख रही है, ठीक है, ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई की बात की जाए तो 66-50 किलोमीटर, 66 यानी 66, 66-50 इस तरीके से याद कर लेंगे आप लोग, किलोमीटर। ठीक है, यानी 6650 किलोमीटर इसका क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा। ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसका उद्गम स्थल क्या है? विक्टोरिया झील। अगर जो बात किया जाए नील नदी निकलती कहाँ से है, ठीक है, तो ये कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से, विक्टोरिया झील। ठीक है, और ये जाकर कहाँ पर गिर जाता है? नील नदी का समापन कहाँ पर होता है? तो ये भूमध्य सागर में होता है। ठीक है, मेडिटेरियन सी में होता है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो देखिए माजुली जो है ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अब ये फिगर देखिए, ये असम का चित्र आपको दिख रहा होगा, क्योंकि माजुली जो है कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी में है, लेकिन असम में है। ठीक है, तो यहाँ कहीं जो है इसका लोकेशन है। ये आपका असम है, असम का मैप दिख रहा है। ठीक है, और असम में ही माजुली त्यौहार भी मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। माजुली त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाता है। माजुली द्वीप जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, वो भी कहाँ पर है? असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी में। ठीक है, यहाँ आप फिगर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस नदी को चीन में, किस नदी को चीन के तिब्बती क्षेत्र में यारलुंग सांगपो के नाम से भी जाना जाता है? तो यारलुंग सांगपो को किसको जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र को। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को जो है चीन के तिब्बती क्षेत्र में क्या बोला जाता है? यारलुंग सांगपो बोला जाता है। जबकि चीन में इसको यारलुंग जांगबो बोला जाता है। ठीक है, अगर जो बात किया जाए, यहाँ तिब्बती क्षेत्र में पूछा है, यह है तो देखिएगा ये जो नदी आपको दिख रही है ये, ठीक है, यह है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी को कई नाम से जाना जाता है। तिब्बत में इसको बोलते हैं, तिब्बत में क्या बोला जाता है? यारलुंग सांगपो बोला जाता है। वहीं पर ये जब ये अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर, ठीक है, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर इसको दिहांग बोला जाता है। क्या बोला जाता है?
दिहांग बोला जाता है। असम में ये असम में इसको क्या बोला जाता है, ब्रह्मपुत्र के नाम से ही जानते हैं। जबकि ये बांग्लादेश में देखिएगा, ये बांग्लादेश में आ गया, बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से। वहीं पर आप जानते होंगे कि इस साइड से गंगा नदी आकर मिलती है, तो गंगा को जो है बांग्लादेश में पद्मा बोला जाता है, पद्मा, ठीक है। गंगा को पद्मा बोला जाता है और ब्रह्मपुत्र को जमुना। जब ये दोनों आपस में मिल जाती हैं, मिलकर जब आगे बढ़ती हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इसको जो है मेघना बोला जाता है, मेघना। इसको क्या बोला जाता है, मेघना बोला जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि तिब्बत में यालुंगसांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और बांग्लादेश में जमुना। और जब गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में मिल के आगे बढ़ती हैं, यानी आप कह सकते हैं कि पद्मा और जमुना जब आपस में मिल के आगे बढ़ती हैं तो उसको मेघना बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर जो बात किया जाए इसका उद्गम स्थल, ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल जो है, यहाँ पर देखेंगे ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल कहाँ पर है, मानसरोवर झील के पास जो है कैलाश श्रेणी है, ठीक है। ये मानसरोवर झील है, यहाँ पर है, इसी के पास में कैलाश श्रेणी, ठीक है। क्या है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, कैलाश श्रेणी है, ठीक है। कौन सा श्रेणी है, कैलाश श्रेणी है। तो कैलाश श्रेणी में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग, ठीक है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, यहीं से ये निकलता है। तो इस उद्गम स्थल को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस उपग्रह की कक्षा सूर्य समकालिक नहीं है, किस उपग्रह की कक्षा सूर्य समकालिक नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, मेटियोसैट 11, ठीक है, मेटियोसैट 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। स्कैंडिनेवियाई एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जो किस महाद्वीप में स्थित है। स्कैंडिनेवियाई एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जो किस महाद्वीप में स्थित है, तो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पर है, यूरोप महाद्वीप में। अब देखिएगा इसका लोकेशन, ठीक है, और कौन कौन से देश उसमें आते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये कौन सा है, यूरोप महाद्वीप है, ठीक है। आपको यहाँ दिख रहा होगा यूरोप महाद्वीप, ठीक है। तो यूरोप महाद्वीप में यहाँ जो आपको दिख रहा है ये पोर्शन, यहाँ बड़े वाले मैप में देखिएगा, ये जो ब्राउन कलर से कलर किया गया है, ठीक है, ये क्या है, स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र है, ठीक है। इसमें कौन कौन सा देश आ जाएगा, तो नॉर्वे आ जाएगा, स्वीडन आ जाएगा और डेनमार्क आ जाएगा। तो ये 3 कंट्री को मिला के क्या बोला जाता है, स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र बोला जाता है, जो कि कहाँ पर आता है, यूरोप में आता है। तो आप मैप में भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई थी। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई थी। अनुसूचित जाति आप लोग जानते होंगे, शॉर्ट में क्या बोला जाता है, एससी बोला जाता है, शेड्यूल कास्ट, ठीक है, शेड्यूल कास्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नागालैंड, ठीक है। मैप में यदि आप देखेंगे तो ये है भारत में, इसका लोकेशन ये है, ठीक है, ये जो रेड कलर में दिख रहा है आपको, ठीक है, नागालैंड का लोकेशन यही है। ये जो आपको दिख रहा है सर्कल के अंदर, इसको क्या बोला जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इसको 7 सिस्टर्स बोलते हैं, है ना, 7 सिस्टर्स बोला जाता है। यहाँ से ये जो पोर्शन है, मैं फिर से एक बार सर्कल कर दे रहा हूँ, यहाँ से लेकर ये जो पोर्शन है इसको क्या बोला जाता है, 7 सिस्टर्स बोला जाता है। तो 7 सिस्टर्स का ही पार्ट है नागालैंड, ठीक है। नागालैंड जो है ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, पर्पल कलर में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
किस भू सर्वेक्षण उपग्रह को नासा, ठीक है, नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से प्रक्षेपित किया जाना है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निसार। ये जो आपको दिख रहा है मैप में, फिगर में, ठीक है, यही है निसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काली मिट्टी भारत के किस भाग में प्रमुखता से पाई जाती है? काली मिट्टी भारत के किस भाग में प्रमुखता से पाई जाती है? तो ये हो जाएगा दक्कन ट्राइब। ठीक है, कहाँ पर पाई जाती है? दक्कन ट्राइब। अब दक्कन ट्राइब का लोकेशन आप देखिए ये है, ठीक है, मैप में जो है दक्कन ट्राइब कहाँ पर है ये हो जाएगा। अगर जो इसके विस्तार की बात की जाए तो ये महाराष्ट्र और उसके नीचे जो है कर्नाटक, ठीक है, ये ऊपर साइड गुजरात और इधर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। तो ज़्यादातर जो है क्षेत्र जो है यही है इसका, है ना, और थोड़ा थोड़ा और भी आपको मिल जाएगा भारत में कहीं कहीं, लेकिन मुख्यतः यही क्षेत्र है, इसी को दक्कन ट्राइब बोला जाता है। ठीक है, और काली मिट्टी को जो है रेगुड़ बोला जाता है। रेगुड़ मिट्टी क्या बोला जाता है? रेगुड़ मिट्टी बोला जाता है। काली मिट्टी का नाम क्या है? रेगुड़ मिट्टी। ठीक है, इसको कपास मिट्टी भी बोला जाता है, कपास मिट्टी भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये कपास के लिए बहुत उपजाऊ होता है। काली मिट्टी जो होती है ये कपास के लिए बहुत उपजाऊ होता है, इसलिए इसको कपास मिट्टी भी बोला जाता है। अगर जो बात की जाए कपास का उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, तो गुजरात राज्य में। ये जो आपको दिख रहा है गुजरात राज्य, ठीक है, यहाँ पर कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, यह मनाली को से जोड़ता है। अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, यह मनाली को किससे जोड़ता है? तो लाहौल स्पीति को। ठीक है, किससे जोड़ता है? लाहौल स्पीति को। अब देखिएगा इसके बारे में यहाँ थोड़ा सा दिया हुआ है। अटल टनल, ठीक है, यह अटल सुरंग जिसे रोहतांग सुरंग के नाम से भी जाना जाता है, भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, जो हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल पर्वतमाला में रोहतांग दर्रे के नीचे बनी है। ठीक है, लंबाई की बात की जाए इसकी तो 9.02 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, यह दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। ठीक है, इसका नाम आप लोग जानते हैं, यह सुरंग भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। अब यहाँ पर देखिएगा, पहले जो रास्ता था वो इस साइड से जाता था, या ये जो आपको रास्ता दिख रहा है, ठीक है, ये था। अभी जो अटल टनल बन गया है तो ये जो आपको शॉर्ट में दिख रहा है, ठीक है, ये तो 4 से 5 घंटा जो है ये टाइम सेव कर देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी थी? 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी थी? जनसंख्या घनत्व आप लोग जानते होंगे कि अगर जो बात किया जाए जनसंख्या घनत्व की तो 1 वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर आप लंबाई ले लीजिए, 1 चौड़ाई लीजिए। ठीक है, 1 किलोमीटर लंबाई ले लीजिए और 1 ही किलोमीटर चौड़ाई लीजिए। इस क्षेत्र में जितने लोग निवास करते हैं, ठीक है, तो इसी को जनसंख्या घनत्व बोला जाता है। ठीक है, तो भारत की जनसंख्या घनत्व क्या हो जाएगी? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर जो राज्यों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है। किसका है? बिहार का है। 1106 लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर। ठीक है, वहीं पर सबसे कम जो है अरुणाचल प्रदेश का है, मात्र 17 लोग रहते हैं, 17 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये दोनों डाटा आपको ध्यान में रखना है। बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है, मात्र 17 लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किसी पर्वताग्र के साथ
जलोढ़ पंख को जोड़ने की श्रृंखला क्या कहलाती है? ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? बजटा बोला जाता है। यहाँ आप फिगर में देखिएगा, ये ये आपका जो मेन माउंटेन है, ठीक है, और मेन माउंटेन के नीचे ये जो क्षेत्र होता है इसी को बजटा बोलते हैं, है ना। इसी को क्या बोला जाता है? ये जो आपको दिख रहा है बजटा बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? भारत के किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? ठीक है, तो ये चीन आपको दिख रहा होगा, चाइना, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? चीन हो जाएगा। आप फिगर में देख रहे होंगे, ये आपको चाइना दिख रहा है, ठीक है। तो ये है चाइना जो कि भारत का पड़ोसी देश है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पड़ोसी देशों में सबसे बड़ा देश है। लेकिन अगर जो आपको पूछ लेगा, एक क्वेश्चन पूछता है स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा किसके साथ साझा करता है भारत, तो हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है। यहाँ जो आपको दिख रहा है ये बांग्लादेश, ठीक है। तो स्थलीय सीमा की बात की जाएगी सबसे लॉन्गेस्ट, तो बांग्लादेश हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार की है। हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार की है। तो हिमालय आप लोग जानते होंगे नवीन वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है। अब वलित पर्वत क्या होता है? जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, ठीक है, जब दो विवर्तनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं तो वो संकुचित हो जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी की जो भूपर पट्टी है वो उठ जाती है। आप फिगर के द्वारा समझिएगा। सपोज कीजिए एक प्लेट ये है, ठीक है, एक विवर्तनिक प्लेट ये है और एक प्लेट आपका ये है। अब ये जब दोनों आपस में क्या होंगे? टकराएंगे, है ना। टकराने के बाद क्या होगा? यहाँ बीच में से ऊपर की तरफ उठ जाता है और इसी तरीके से हिमालय का निर्माण हुआ है, इसलिए इसको वलित पर्वत बोला जाता है। फोल्डेड माउंटेन, ठीक है, फोल्डेड माउंटेन, यानी दो प्लेट आपस में टकराया और बीच में ये भाग उठ गया। पहले आप लोग जानते होंगे जहाँ पे आज हिमालय है यहाँ टेथिस सागर हुआ करता था, ठीक है। कौन सा सागर हुआ करता था? टेथिस सागर। और उसी के स्थान पर आज क्या खड़ा है? हिमालय, क्योंकि दो प्लेट आपस में टकरा गई थी, ठीक है, इसलिए जो हिमालय का निर्माण हुआ। अगर जो हिमालय की ऊंचाई की बात की जाए तो आप सभी लोग जानते होंगे 8,848 मीटर, 8,848 मीटर। कहीं कहीं पे 50 भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी हाइट निरंतर बढ़ रही है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन ने किस पद को गढ़ा जिसका अर्थ पारिस्थितिकी और सामाजिक हानि के बिना उत्पादकता में निरंतर सुधार करना है? तो सदाबहार क्रांति, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य अफ्रीका मूल रूप से कांगो के मूल निवासी शिकारी समुदाय एक समूह है। मध्य अफ्रीका, ठीक है, मूल रूप से कांगो के मूल निवासी शिकारी समुदाय का एक समूह है। तो इस समूह को क्या बोला जाता है? पिग्मी बोला जाता है। आप यहाँ देख रहे होंगे ये अफ्रीका महाद्वीप है और इसके मध्य में, ठीक है, कांगो, यहाँ पर एक आदिवासी समुदाय रहता है जिसको पिग्मी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पिग्मी बोला जाता है। इन लोगों की हाइट बहुत कम होती है, ठीक है, हाइट बहुत कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो टिहरी बांध कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, ठीक है, उत्तराखंड में है। आप मैप में देखिए, ये जो है फिगर है आपका किसका? टिहरी बांध का फिगर है। यहाँ पर आप मैप में देखिए, उत्तराखंड का लोकेशन ये हो जाएगा भारत में, ये जो आपको दिख रहा है बॉक्स में, ठीक है। और उत्तराखंड में अगर जो टिहरी बांध की बात की जाए तो ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, है ना। और यह है आपका टिहरी डैम रिजर्वियर। ये किस पर बना है? भागीरथी नदी पर बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आप लोग जानते होंगे भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पर आके मिलते हैं उसको क्या बोला जाता है?
देवप्रयाग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? देवप्रयाग। और यहीं से आगे ये नदी जो है गंगा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, गंगा रिवर। यानी भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पर आकर आपस में मिलती हैं? देवप्रयाग में मिलती हैं, और देवप्रयाग के आगे इसको गंगा के रूप में जाना जाता है। और ये जो आपका टिहरी डैम बना हुआ है, ये उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बना हुआ है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा होता है? किस मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा होता है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? क्ले। ठीक है, क्ले हो जाएगा। ये आपको फिगर में मिट्टी दिख रही होगी, इसके कणों का आकार सबसे छोटा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या 0 थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। पंजाब में क्या है? एसटी की संख्या 0 है। ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब जिसको बोला जाता है, एसटी की संख्या। आप मैप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, मैप में पंजाब का लोकेशन यहाँ देख सकते हैं जो रेड कलर में दिख रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कोचीन। ठीक है, कोचीन जो है पश्चिमी तट पर है। आप मैप में देख भी सकते हैं, ये नीचे जो आपको दिख रहा है। ठीक है, ये कोचीन कहाँ पर है? केरल में है। तो जो मुख्य बंदरगाह हैं इनके ऊपर एक बार जरूर आप निगाह डाल लीजिएगा, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, और वो भी ये देखिए मेंस में पूछा गया है। एक बार मैं बता दे रहा हूँ आपको सिंपली। ये देखिए गुजरात में है कांडला। ठीक है, गुजरात की बात की जाए तो कांडला हो जाएगा। महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह है, एक मुंबई करके है। ठीक है, मुंबई बंदरगाह है, और उसी से नीचे क्या है? उसी के नीचे क्या है? जवाहरलाल नेहरू करके है। ठीक है, गोवा में मार्मुगांव करके है, और आपका कर्नाटक में पड़ेगा न्यू मंगलोर। कर्नाटक में कौन सा बंदरगाह है? न्यू मंगलोर। और केरल में हो जाएगा कोचीन। अगर जो इस साइड से बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में आपका कोलकाता है। कोलकाता के साथ साथ हल्दिया भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कोलकाता एक नदीय बंदरगाह है। ठीक है, कोलकाता क्या है? ये नदी के किनारे है। हुगली नदी जो गंगा की वितरिका है, सपोज कीजिए ये गंगा नदी है, तो इसकी एक वितरिका है। यहाँ पे वितरिका आप लोग समझ रहे होंगे, एक तो सहायक नदी होता है जो मुख्य नदी में अपना पानी लाके डालता है, और एक मुख्य नदी से पानी लेकर बाहर निकल जाता है जिसको वितरिका बोला जाता है। तो हुगली के किनारे जो है क्या है? आपका कोलकाता बंदरगाह है। तो एक नदीय बंदरगाह है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो पश्चिम बंगाल में 2 हो जाएगा, हल्दिया और कोलकाता। वहीं पर उड़ीसा में पारादीप, और आंध्र प्रदेश में हो जाएगा आपका विशाखापत्तनम, और तमिलनाडु में 3 है। तमिलनाडु में एक तो ये एन्नोर, चेन्नई, और नीचे जो है तूतीकोरिन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे अंडमान निकोबार पे क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो ये मुख्य जो बंदरगाह हैं इनके बारे में आपको जानकारी रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में EHYBP का पूर्ण रूप क्या है? भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में EHYBP का पूर्ण रूप क्या है? तो हाई यील्डिंग वैरायटीज प्रोग्राम। क्या हो जाएगा? हाई यील्डिंग वैरायटीज प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक राजाओं की घाटी वैली ऑफ द किंग कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मिस्र हो जाएगा। मिस्र, इजिप्ट। ये आपको दिख रहा होगा मैप में, इजिप्ट है ना, मिस्र। इसकी राजधानी क्या है? काहिरा है। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। काहिरा जो कि किसके किनारे बसा हुआ? नील नदी के किनारे। ठीक है, नील नदी के किनारे बसा हुआ है। और नील नदी की लंबाई मैं बता चुका हूँ पहले आपको, 6650 यानी 6650 किलोमीटर। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और मिस्र को देखिए नील नदी का वरदान कहा जाता है। मिस्र को जो है नील नदी का वरदान कहा जाता है। इसी के किनारे मिस्र सभ्यता का विकास हुआ। चलिए
अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी पर। ठीक है, नर्मदा नदी पर जो है प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध है। अब देखिएगा नर्मदा नदी निकलती कहाँ से है? तो ये मैकाले हिल है। ठीक है, ये कौन सा है? मैकाले हिल, जो कि कहाँ पड़ेगा? मध्य प्रदेश में। ठीक है, और मैकाले हिल की एक शिखर है अमरकंटक श्रेणी। ठीक है, अमरकंटक श्रेणी, तो ये वहाँ से निकलती है और ये आपका मध्य प्रदेश से होते हुए किस साइड आती है? ये पश्चिम के साइड बहती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, नर्मदा नदी जो है पश्चिम साइड की ओर बहती है, क्योंकि भारत की ज़्यादातर नदियाँ क्या है? पूर्व की साइड ओर बहती हैं, लेकिन कुछ नदी है जैसे नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, ये सब पश्चिम की साइड बहती हैं, यानी अरब सागर में जाकर गिरती हैं। ठीक है, अब ये है आपका नर्मदा नदी जो आपको मैप में यहाँ दिख रहा है। ठीक है, ये है नर्मदा नदी, बीच में जो पिंक कलर में दिख रहा है नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी के ऊपर जो है विंध्याचल पर्वत है। कौन सा पर्वत है? विंध्याचल पर्वत है। और नीचे साइड सतपुड़ा रेंज है। सतपुड़ा रेंज है नीचे साइड और ऊपर साइड विंध्या रेंज है, यानी विंध्याचल पर्वत ऊपर है और सतपुड़ा पर्वतमाला कहाँ पर है? ये नीचे है। इसके दोनों के बीच में ये नर्मदा नदी बहती है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और सतपुड़ा श्रेणी का जो सबसे ऊंचा चोटी है उसको धूपगढ़ बोला जाता है। क्या बोलते हैं? धूपगढ़। ये भी आपको ध्यान में रखना है, धूपगढ़। ठीक है, तो इन दोनों के बीचों बीच कौन सी नदी बहती है? तो बहती है नर्मदा नदी। इसको मैं इस तरीके से याद किया था, विस करके। ठीक है, विस, यानी पहले वा आएगा और उसके बाद सा आएगा, विस करके। ठीक है, इन्हीं के बीचों बीच क्या बहती है? नर्मदा नदी बहती है। तो आप भी इस तरीके से याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेजन वर्षावन, जिसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, में स्थित है। तो अमेजन वर्षावन कहाँ पर स्थित है, जिसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका में। अब अगर जो आप मैप देखेंगे तो ग्लोब में देखिएगा, ये है इसका पोजीशन दक्षिणी अमेरिका का, और दक्षिणी अमेरिका में अमेजन वर्षावन का लोकेशन ये है। ठीक है, अमेजन रेन फॉरेस्ट। अमेजन नदी भी आप लोग जानते होंगे, जो कि दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है। ठीक है, अमेजन नदी क्या है? दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र। भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र, तो ये आपको दिख जाएगा पंजाब हरियाणा का मैदानी भाग। ठीक है, पंजाब हरियाणा का मैदानी भाग, ये जो आपको मैप में दिख रहा है। वैसे अगर जो प्रथम स्थान देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का है गेहूं उत्पादन में। गेहूं में, गन्ना में, दूध में, आलू में। ठीक है, इन सभी में किसका है? उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय महाद्वीप की सबसे दक्षिणी छोर केप कोमोरिन किस राज्य में स्थित है? भारतीय महाद्वीप का सबसे दक्षिणी छोर केप कोमोरिन किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। यहाँ जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये नीचे साइड है बिल्कुल, है ना, क्योंकि दक्षिणी छोर अगर जो आप मैप में देखेंगे तो ये जो ऊपर होता है, ऊपर हमेशा उत्तर होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ऊपर हमेशा उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है। नीचे साइड क्या होता है? दक्षिण होता है। एक बार ये ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर हो गया तो ऊपर साइड क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, और उसी का उत्तर के अपोजिट क्या होता है? दक्षिण, तो दक्षिण नीचे हो जाएगा। ठीक है, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। अब बात किया जाए तो इसको याद रखना है आपको पप्पू से, पप्पू। ठीक है, तो ये जो पहला पड़ेगा ये पश्चिम हो जाएगा और पू से क्या हो जाएगा? पूरब। तो ये आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे लवणीय सागर कौन सा है? विश्व का सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो लाल सागर हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लाल सागर। यहाँ देखिए मैप में ये जो आपको दिख रहा है ये रेड सी है। ठीक है, इसी को लाल सागर बोला जाता है। ये विश्व का सबसे लवणीय सागर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैंटोस बंदरगाह जिसे दुनिया के कॉफ़ी पोर्ट के रूप में भी जाना जाता है, कहाँ पर स्थित है? तो ये ब्राज़ील में है। ठीक है, सैंटोस बंदरगाह जिसे दुनिया के कॉफ़ी पोर्ट के रूप में जाना जाता है, कहाँ पर है? ब्राज़ील में। अब ब्राज़ील आप लोग देख रहे होंगे दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, ब्राज़ील कहाँ पर है? ये जो आपको दिख रहा है ये दक्षिण अमेरिका में है। अगर जो बंदरगाह की बात की जाए सैंटोस बंदरगाह, तो ये आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह धात्विक खनिज जो बाढ़ के कारण मैदानों या घाटियों में जमा हुए कछारी जमाव से बनते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? प्लेसर निक्षेप बोला जाता है। प्लेसर निक्षेप के रूप में जाने जाते हैं। वह धात्विक खनिज जो बाढ़ के कारण मैदानों या घाटियों में जमा हुए कछारी जमाव से बनते हैं, उन्हें प्लेसर निक्षेप बोला जाता है या प्लेसर निक्षेप के रूप में जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। माउंट आबू हिल स्टेशन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? माउंट आबू हिल स्टेशन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अरावली। ठीक है, अरावली का लोकेशन देखिए मैप में, ये जो रेड कलर के अंदर दिखाया गया है यही है अरावली। और माउंट आबू जो हिल स्टेशन है इसी पर्वत श्रेणी पर है, अरावली। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। बहुत ही मेहनत के साथ इस वीडियो को मैं बनाया हूँ। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना राज्य किस राज्य से अलग होकर बना है? तो तेलंगाना आप लोग जानते होंगे किससे अलग होकर बना है? आंध्र प्रदेश से। ये जो आपको रेड कलर में दिख रहा है ये है तेलंगाना, और इसी के नीचे ये जो है आंध्र प्रदेश। अभी वर्तमान में जो आंध्र प्रदेश है इतना है, पहले ये पूरा था क्षेत्र। पहले ये जो आपको दिख रहा है सर्कल के अंदर ये पूरा क्षेत्र था। ठीक है, अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश का लोकेशन जो आपको दिख रहा है ये नीचे वाला आंध्र प्रदेश हो जाएगा, और ये जो रेड कलर में दिख रहा है ये आपका तेलंगाना हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी पर स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद को कहाँ से जोड़ता है? तो आप लोग जानते होंगे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? इलाहाबाद से हल्दिया तक, या आजकल जिसका नाम बदल दिया गया है प्रयागराज कर दिया गया है। ठीक है, इलाहाबाद का नाम क्या कर दिया गया है? प्रयागराज। तो प्रयागराज से हल्दिया तक। ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा ये जो है आपका प्रयागराज है, और यहाँ से लेके यहाँ जो आपको पॉइंट दिख रहा है ये है हल्दिया। ये आपका राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। जिस तरीके से नेशनल हाईवेज होता है, ठीक है, रोड के लिए, उसी तरीके से जलमार्ग होता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ तक है? तो ये प्रयागराज से हल्दिया तक है। इसकी लंबाई की बात की जाए तो 1620 किलोमीटर है, ये भी आपको याद रखना है। 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलिए अगर जो भारत के मैप में देखेंगे तो ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसका लोकेशन उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हुआ, बिहार से होते हुए, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके बाद झारखंड से पश्चिम बंगाल, तो इस तरीके से ये पूरा कवर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माउंट फूजी जो कि जापान की सबसे ऊंची चोटी है, एक प्रकार की है, तो ये ज्वालामुखी चोटी है। माउंट फूजी क्या है? जापान की सबसे ऊंची चोटी है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है आगे कि जापान की सबसे ऊंची चोटी, तो क्या हो जाएगा? माउंट फूजी, जो कि क्या है? ज्वालामुखी चोटी है। लोकेशन देखेंगे ये है आपका जापान, ठीक है,
और जापान में माउंट फूजी यहाँ पर है, ये जो आपको ट्रायंगल के रूप में दिख रहा है, ठीक है, ये है क्या, माउंट फूजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है भारत में? तो उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। ये भी आपको ध्यान में रखना है, लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये 4th पोजीशन पे आता है। ठीक है, चौथे स्थान पर आता है एरिया वाइज, जनसंख्या में 1st पोजीशन है इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विशाल भूखंड का नाम बताइए जिसके विभाजन से विश्व के वर्तमान महाद्वीपों का निर्माण हुआ। तो उसको क्या बोला जाता है? पैंजिया। ठीक है, अभी जब हम लोग ग्लोब देखते हैं तो इस तरीके का हम लोग को ग्लोब दिखता है। ठीक है, ये लोकेशन अफ्रीका का, एशिया का, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, इस तरीके से आपको दिखता है। लेकिन ये पहले एक था पूरा, ठीक है, जिसको पैंजिया बोला जाता था। क्या बोला जाता था? पैंजिया बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुनामी का विनाशकारी रूप, जिसे भूकंपी समुद्री लहरें भी कहा जाता है, सामान्यतया वाले भूकंप के कारण उत्पन्न होता है। सुनामी आप लोग जानते होंगे, जो भी तटीय क्षेत्रों में रहते हैं वहाँ बड़ा खतरा रहता है इस चीज़ का। उड़ीसा वगैरह जो है यहाँ आप लोग जानते होंगे बहुत भयंकर सुनामी आया हुआ था। तो सुनामी जो है, सुनामी का विनाशकारी रूप है, जिसे भूकंपी समुद्री लहरें भी कहा जाता है। यह सामान्यतया 7.5 तीव्रता वाले भूकंप, 7.5 यानी 7.5 तीव्रता से ज़्यादा जब रहता है, ठीक है, वाले भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक था? तो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था बिहार का। ठीक है, बिहार का सर्वाधिक था। कितना था? 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं। ठीक है, कितने रहते हैं? 1106 लोग बिहार में। और सबसे कम कहाँ का है? तो अरुणाचल प्रदेश का, यहाँ 17 लोग रहते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मध्य प्रदेश में होने वाली कर्तन दहन कृषि को के रूप में भी जाना जाता है। कर्तन दहन, ठीक है। अब देखिए ये होता क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेवर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में होने वाली कर्तन दहन कृषि को बेवर के रूप में भी जाना जाता है। इसमें देखिए होता क्या, कर्तन दहन, इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा। कर्तन का मतलब काटना होता, दहन का मतलब जला देना होता। जो सूखे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, उनको जला दिया जाता है। यहाँ फिगर में देखिए, ठीक है, इस तरीके से जला दिया जाता है। फिर ये जो राख बनती है इसको मिट्टी में मिला दिया जाता है और यहाँ पर फिर खेती की जाती है। ठीक है, उसी को मध्य प्रदेश में क्या बोला जाता है? बेवर बोला जाता है। जिसको आप लोग जानते होंगे, जो 7 सिस्टर्स है, यानी असम और वो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, वो सब जो क्षेत्र है वहाँ झूमिंग खेती बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? झूम या झूमिंग कह लीजिए। ठीक है, झूमिंग, झूमिंग कृषि बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है जो गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन के विशाल परिक्षेत्र में सेवाएं मुहैया कराता है। तो कोलकाता इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है ये? कोलकाता जो है नदी बंदरगाह है ना? किसके किनारे है? हुगली नदी के किनारे है। इस बात को ध्यान में रखना है। कोलकाता एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के विशाल परिक्षेत्र में सेवाएं मुहैया कराता है। ये है आपका कोलकाता। ठीक है, कोलकाता बंदरगाह आपको दिख रहा होगा, ये है ना। और उसी के नीचे हल्दिया है। हल्दिया से जब आप नीचे आएंगे उड़ीसा में पारादीप पड़ जाएगा।
पारादीप के बाद इधर आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, फिर यहाँ एन्नोर, उसी के नीचे चेन्नई, और ये तूतीकोरिन, ये तीनों किस में पड़ जाता है आपका, तमिलनाडु में पड़ जाता है। तो ये हो गया पूर्वी साइड, पूर्वी तट के जो बंदरगाह हैं, ठीक है। और यहाँ आपको पोर्ट ब्लेयर दिख रहा होगा अंडमान निकोबार पे। इस साइड देखा जाए तो हम लोगों ने चर्चा कर लिया पहले ही, कांडला हो जाएगा गुजरात में, मुंबई हो जाएगा आपका, मुंबई और नहावा सेवा जिसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी बोला जाता है, ये महाराष्ट्र का हो जाएगा। और मर्मू गोवा या गांव हो जाएगा गोवा का, मंगलोर हो जाएगा आपका कर्नाटक का, और कोच्चि हो जाएगा या कोचीन जिसको बोला जाता है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका केरल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में नियोजित थी? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में नियोजित थी? तो करेक्ट आंसर जो है प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आ जाता है, कृषि आ जाता है, खेती बाड़ी, मत्स्य पालन, बकरी पालन, ये सब किसमें आ जाता है, ये प्राथमिक क्षेत्र है। मैं एक बार इसको थोड़ा सा आपको बताता हूँ डिटेल में। वह क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। इसे कृषि व सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया। वहीं पे द्वितीय क्षेत्र क्या होता है देखिएगा, वह क्षेत्र है जिसमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं को लेकर नई वस्तुओं का विनिर्माण किया जाता है, द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। इसे औद्योगिक क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए रुई से धागा बनाना या गन्ने के रस से चीनी बनाना, लकड़ी से कुर्सी बनाना, ये क्या हो जाएगा, ये सब द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र देखिएगा, प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र के उत्पादन गतिविधियों में सहायता करता है। इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, परिवहन हो गया इत्यादि। तो ये आपका प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक ध्यान में रखना है। क्वेश्चन ये पूछा था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में नियोजित थी? तो प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्दियों में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में बारिश का कारण बनता है। सर्दियों में आप लोगों ने देखा होगा, सर्दियों में उत्तर पश्चिम में बारिश होती है, तो वो किसके कारण होता है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है भारत के उत्तर पश्चिम में क्या होता है, सर्दियों में बारिश होती है। तो पश्चिमी विक्षोभ आता कहाँ से? ये देखिएगा भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है, ठीक है। यहाँ से जो है पश्चिमी विक्षोभ आता है, भारत यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और इसके पश्चिमोत्तर भाग में, ठीक है, उत्तर पश्चिम भाग में यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्नियो, जावा और सुमात्रा किस द्वीप समूह के द्वीप हैं? बोर्नियो, जावा और सुमात्रा किस द्वीप समूह के द्वीप हैं? तो ये इंडोनेशिया हो जाएगा, ठीक है। इंडोनेशिया आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इंडोनेशिया, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका बोर्नियो, जावा और ये आपका सुमात्रा, ठीक है। बोर्नियो, जावा, सुमात्रा ये सब किसके पार्ट हैं? तो इंडोनेशिया के। आपको ये भी ध्यान रखना है, इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, तो ये जकार्ता कहाँ पर है? ये जावा द्वीप पर है। जकार्ता कहाँ पर है? जावा द्वीप पर है। ये धीरे धीरे मतलब खतरे में है ना, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, इस वजह से खतरे में आ गया है। तो इंडोनेशिया अपना राजधानी बदल रहा है, उसके लिए अलग व्यवस्था कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी यहाँ से हटा देगा। पनामा नहर स्थित है। पनामा नहर कहाँ पर स्थित है? तो आप लोग जानते होंगे, मध्य अमेरिका, ठीक है, मध्य अमेरिका। मैप में देखिएगा, ये हो जाएगा आपका उत्तर अमेरिका, ये हो जाएगा दक्षिण अमेरिका, और ये जो आपको बीच में दिख रहा है ये मध्य अमेरिका। और पनामा नहर ये पॉइंट में जो आपको दिख रहा है यहाँ पर है ना, ये जो है क्या है, हो जाएगा पनामा नहर। इसकी वजह से देखे पहले जो है, पहले रूट ये था पूरा, इधर से होके जाना पड़ता था, है ना। और जब से यहाँ ये नहर बन गया है तो दूरी कम हो गई है। पहले कितना था? लगभग देखिएगा 20,900 था,
अब कितना बचा है, 8,370 किलोमीटर बचा है। ठीक है, तो पनामा नहर का लोकेशन क्या हो जाएगा, मध्य अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। हीराकुंड बांध आपको बताना है किस नदी पर बना है। तो हीराकुंड कहाँ पर है, महानदी पर बना हुआ है। महानदी, ये देखिएगा मैप में, ये है आपका महानदी। ठीक है, महानदी क्या है, ये जो आपको दिख रहा है मैप में, ये जाकर कहाँ गिरता है, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में गिरता है, यानी पूरब साइड की तरफ बहता है। ठीक है, और ये आपका हीराकुंड बांध यहाँ दिख रहा होगा, ये जो आपको दिख रहा है। ठीक है, यही है हीराकुंड बांध, जो कि कहाँ पर बना हुआ, महानदी। महानदी बेसिकली कहाँ पर बहती है, तो ये उड़ीसा, ये उड़ीसा राज्य आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अगर जो भारत के मैप में देखेंगे तो लोकेशन यहाँ है, हीराकुंड बांध महानदी पर। ठीक है, और ये है आपका बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा नदी बेसिन विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन है। कौन सा नदी बेसिन विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन है। तो ये गंगा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ जो आपको दिख रहा है ये पूरा क्या है, ये गंगा बेसिन है, और यहाँ पे आबादी सर्वाधिक है। ठीक है, अगर जो बेसिन की बात की जाए तो गंगा बेसिन में सर्वाधिक आबादी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भाषा की दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक थी। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भाषा की दशकीय वृद्धि ऋणात्मक थी, यानी उसको बोलने वाले, उस भाषा को बोलने वालों की संख्या ऋणात्मक थी। ठीक है, तो उर्दू हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उर्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण के अनुसार भारत की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में साक्षरता दर कितनी है। भारतीय आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण के अनुसार भारत की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में साक्षरता दर कितनी है, तो 70.1%, 70.1%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस पर्वतमाला को एशिया और यूरोप के बीच की सीमा माना जाता है। किस पर्वतमाला को एशिया और यूरोप के बीच की सीमा माना जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यूराल पर्वत। अब मैप में देखिएगा, ये आपको दिख रहा है एशिया का क्षेत्र और इधर दिख रहा है यूरोप का, और इसके बीच में ये जो है आपको क्या दिख रहा है, यूराल दिख रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए ये यूरोप है आपका और ये एशिया है, इसके बीच में कौन है, यूराल माउंटेन्स है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये है यूराल पर्वत। ठीक है, तैरते हुए द्वीप फुमदीस किस झील की अनूठी विशेषता है। तैरते हुए द्वीप फुमदीस किस झील की अनूठी विशेषता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ पर है आपका, मणिपुर में। ठीक है, ये जो आपको रेड कलर में दिख रहा है मैप में, ये है मणिपुर, है ना। और मणिपुर की बात की जाए तो ये है मणिपुर। मणिपुर में यहाँ जो है आपका बीच में लोकटक झील है, लोकटक लेक। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मालदीव गणराज्य, जिसे मालदीव द्वीप समूह भी कहा जाता है, यह उत्तर मध्य में स्थित स्वतंत्र द्वीप देश है। तो मालदीव गणराज्य जो है कहाँ पर स्थित है, लोकेशन आपको बताना है। ठीक है, तो ये कहाँ पर, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो आपको बॉक्स में दिख रहा है। ठीक है, तो यही मालदीव गणराज्य है। ये कहाँ पर है, तो ये हिंद महासागर में है। हिंद महासागर में उत्तर मध्य में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, उत्तर मध्य में, क्योंकि ये नीचे साइड ये क्या है, ये पूरा हिंद महासागर है। ठीक है, तो ये उत्तर मध्य में पड़ता है मालदीव गणराज्य। ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है, माले है। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसी तरीके का वीडियो आपको आगे भी मिलता रहेगा। रेलवे का एग्ज़ाम जो भी लोग देना चाह रहे हैं उनके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है,
तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जो लोग नहीं लाइक किए हैं एक बार ज़रूर लाइक कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से।